Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाओगे। अगर इस तरीके से मान लो टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक और बहुत सिंपल तरीका है डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना। सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर जा सकते हो एंड अगेन सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन, ये आपको प्रोफाइल मिल जाएगा। यहाँ पे कनेक्ट कर आप लोग अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। फिर मैं आपको बता दूँ, ये जो वीडियो है यह है प्रीलिम्स क्रैकर थ्रू एमसीक्यूज़। यहाँ पे जो हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे वो एमसीक्यूज़ के बेसिस पर कवर करेंगे। जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो काफ़ी एडवांस लेवल के होने वाले हैं, यानी कि प्रीलिम्स पैटर्न के बेस्ड एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे। जैसा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन तैयार किए गए, वो भी करंट अफेयर्स के बेसिस पर। फिर उसके बाद ये जो वीडियो है ये आपको मेंटली प्रिपेयर करेगा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो आई होप आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से फोकस करके वीडियो को सुनने वाले हो। लास्ट में आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी लगाया गया है, उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बिल्कुल मत भूलना, उसको अटेम्प्ट करके ही वीडियो को समाप्त करना है। आगे आते हैं, तो यह है हमारा फर्स्ट एमसीक्यू, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। हमने रिसेंट टाइम में काफ़ी चर्चा की है इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में, और इसी को लेकर रिसेंटली यहाँ पे द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश होता है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। जैसे ही मैं क्वेश्चन समझाऊंगा वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करनी है, और बहुत अच्छे से लॉजिकली थोड़ा सा समय लो लेकिन यहाँ पे अटेम्प्ट ज़रूर करना। फिर उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन बताना आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आपके सही रहे और कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन नहीं किए, वो सारी चीज़ आपको नीचे लिखनी है और डेली बेसिस पर यहाँ पे प्रोग्रेस करना है अपने इस पूरे के पूरे लेक्चर के थ्रू, ठीक है ना। तो इस आर्टिकल के अंदर बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ये 5 चीज़ें दी गई हैं, बताना यह है कि इसमें से करेक्ट क्या है। इसमें से करेक्ट 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो करेक्ट क्या है ये आपको बताना है। कहने का मतलब है इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 फॉरेन करेंसी एसेट्स, नंबर 2 गोल्ड रिजर्व्स, नंबर 3 स्पेशल ड्राइंग राइट्स, नंबर 4 रिजर्व पोजीशन इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर नंबर 5 एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे चूज़ करना है। ऑप्शन दिए गए हैं नीचे। ऑप्शन ए बोलता है 1, 2 एंड 3 ओनली, यानी कि 1, 2 एंड 3 ये तीनों यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी बोलता है 2 एंड 3 ओनली, यानी कि ये दोनों मिलकर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बनाते हैं। ऑप्शन सी बोलता है 1, 2, 3 एंड 4 ओनली, यानी स्टार्टिंग के 4 ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर होते हैं। या फिर ऑप्शन डी बोलता है 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि जो नीचे के 4 हैं वो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बनाते हैं। अब कोशिश करो कि इसका सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट करो। चलो इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। इसके आंसर को डिकोड करते हैं। वैसे इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों चीज़ें मिलकर हमारे इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बनाती हैं। तो इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ये 4 कंपोनेंट्स हैं। पता है यूपीएससी ने बिल्कुल सिमिलर सेम टू सेम डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग कर दिया गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली बनते हैं। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ये चारों कंपोनेंट्स होते क्या हैं और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है क्या, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये बेसिकली हर एक देश के पास में देखने को मिलेगा और उस देश की ताकत है। हमारे कंट्री के पास में भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, विदेशी मुद्रा है। अब वो विदेशी मुद्रा अलग अलग फॉर्म में हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हाँ डॉलर्स ही हमने रख रखे हैं। डॉलर्स तो हैं, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मिलाकर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहलाती है, ठीक है। जब आप लोग देखोगे जो ज़्यादातर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है वो वैसे तो डॉलर्स में ही होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो कितनी चीज़ें होती हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के 4 कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। इन 4 चीज़ों से मिलकर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनता है। नंबर 1 फॉरेन करेंसी एसेट, यानी कि विदेशी मुद्रा। जैसे हम लोग अपने देश में
काफ़ी सारे डॉलर्स को रखते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी सारा डॉलर्स आता है, वो यहाँ पे हमारा फॉरेक्स रिजर्व के अंदर देखने को मिलेगा। अब फॉरेक्स रिजर्व हमारा डाउन भी होने लगता है, आपको पता होगा, इससे इकोनॉमी हमारी काफ़ी हद तक अनस्टेबल हो जाती है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर पहली चीज़ क्या आती है? फॉरेन करेंसी एसेट, विदेशी मुद्रा। ज़्यादातर हम लोग डॉलर्स ही प्रेफर करते हैं। उसके अलावा भी जैसे कि डॉलर सबसे पावरफुल करेंसी है, फिर उसका चाइनीज़ येन हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, इनको भी हम लोग रखते हैं, बट डॉलर्स को यहाँ पर सबसे ज़्यादा रखा जाता है। फिर उसके बाद आता है गोल्ड रिजर्व, तो सोना भी रखा जाता है। गोल्ड रिजर्व भी यहाँ पे हर एक देश के पास में देखने को मिलेगा, गोल्ड कॉइन भी देखने को मिल सकता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये हमारे पास गोल्ड रिजर्व भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर आता है। तीसरा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है? तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल रिजर्व होता है, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज़ IMF यहाँ पे इसको क्रिएट करता है। और जैसे कि यहाँ पर जो भी कंट्रीज़ मेंबर हैं, ठीक है ना, जो भी कंट्रीज़ यहाँ पे IMF की मेंबर्स होती हैं, बाय द वे आप लोग को बताना है IMF के टोटल कितने मेंबर कंट्रीज़ आपको देखने को मिलते हैं, वो टोटल नंबर बताओ। तो IMF के जो भी मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, उन मेंबर्स को यहाँ पे ये सप्लीमेंट के तौर पर ये एक तरीके से मदद करता है अपनी मेंबर कंट्रीज़ को। तो आप कह सकते हो कि IMF के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको एक रिजर्व मिल जाता है किसके अंदर? अपना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर। तो वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहलाता है। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स बेसिकली एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, यानी IMF के अंदर एक जगह मिलती है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं। तो ये बेसिकली कोई करेंसी वगैरह नहीं होती है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। बस खाली जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा सा रिजर्व मिल जाता है, थोड़ी सी जगह मिल जाती है IMF के अंदर में। वैसे ही आप लोग को यहाँ पे चौथा चीज़ देखने को मिलेगा, रिजर्व पोजीशन इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ये क्या करता है? अगेन यहाँ पर एक रिजर्व पोजीशन को क्रिएट करता है। ये बेसिकली एक एमरजेंसी अकाउंट होता है। ये जो एमरजेंसी अकाउंट है, ये भी यहाँ पर IMF के जो मेंबर्स हैं उन्हीं को मिलता है, ठीक है। तो IMF के मेंबर्स के लिए यहाँ पर एक एमरजेंसी अकाउंट को क्रिएट किया जाता है। तो जब भी यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर्स को कोई पैसे की आवश्यकता है, कोई ज़रूरत है, तो बिना किसी कंडीशन के बेसिस पर यहाँ पे वो इस अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है, ये भी बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर काउंट होता है, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही यहाँ पर किसी भी कंट्री को बचाने मदद करता है। जैसे अभी श्रीलंका के हालात ख़राब हुए, ठीक है ना, या किसी भी देश के हालात पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं, तो उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर आती है, तो उसको वापस से ठीक करने में, उसको रिवाइव करने के में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से वो कंट्री पैसा लेती है, फंड लेती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर भी एक तरीके से मेंबर होना, एक अच्छी पोजीशन होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस चीज़ के लिए? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए। तो ये चार चीज़ें आती हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर, ध्यान रखना, ये चार कंपोनेंट से मिलकर ये बनता है। इसी वजह से जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। हालांकि स्पेशल ड्राइंग राइट मैंने बहुत सिंपल से और छोटे से शब्दों में बताया है, कभी डिटेल से भी आपको बताऊंगा SDR होता है क्या, इसको समझने के लिए काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे, बट अभी के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। आगे आते हैं। अब UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल पूछता है। साल 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। साल 2013 में क्वेश्चन क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम्स इज इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? ऑप्शन है फॉरेन करेंसी एसेट, स्पेशल ड्राइंग राइट, लोन फ्रॉम फॉरेन करेंसीज। तो हमने देखा ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, क्यों? फॉरेन करेंसी एसेट तो चलो होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट होती है, लेकिन लोन्स तो हम लोग लेते नहीं है फॉरेन करेंसी से, फॉरेन कंट्री से, तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन की बी को अगर हम लोग देखें, फॉरेन करेंसी एसेट होता है, गोल्ड होल्डिंग्स, गोल्ड भी होता है, उसके बाद में स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये भी होता है, तो आपको बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। बाकी इन दोनों को भी देख सकते हो। इसके अंदर लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक आ रहा है, इस वजह से ये इनकरेक्ट है, फिर अगेन लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक आ रहा है, इस वजह से इनकरेक्ट है, तो आपका ऑप्शन की जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो रट लेना इस बात को, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये चार कंपोनेंट्स के नाम आपको ध्यान में होने चाहिए ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, साल 2022 के अंदर एसिड रेन को लेकर क्वेश्चन आया था, और वही सिंपल क्वेश्चन साल 2011 के अंदर आया था, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। 2011 के अंदर जो आया था वो 2022 में भी आया है, और ऐसे कई क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ जो कि यहाँ पे वापस से रिपीट हुए हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये वाला जाकर आप लोग एक बार चेकआउट भी कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से आपको पढ़ते हुए चलना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है और एक यूनिक सी चीज़ है, कोई नई चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में है, तो पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन भी बने, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको स्किप कर देते हैं, उसको छोड़ देंगे, यार ये इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकता।
लेकिन यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन तैयार है। क्वेश्चन क्या बोलता है, रिसेंटली द किल स्विच वॉज इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो किल स्विच है ये रिसेंटली चर्चा में था। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जो ऊबर फाइल्स हैं वो यहाँ पे बाहर निकली थी, है ना। ऊबर को लेकर यहाँ पे सारा कुछ डॉक्यूमेंट निकल कर आया है, जिसकी वजह से यहाँ पे बताया गया ऊबर को लेकर कि ऊबर ने बहुत सारे घोटाले करे हैं पूरे दुनिया भर में। क्योंकि ऊबर कौन सी कंपनी है? ऊबर यहाँ पे बेसिकली एक आपको मोबाइल ऐप देखने को मिलेगा। उस मोबाइल ऐप में क्या हो रहा है, उसके थ्रू आप लोग अपनी कैब को, अपने कार को बुक वगैरह करते हो कहीं जाना है आना है तो इसके बेसिस पर ऊबर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत घोटाले करे उन्होंने, बहुत अलग अलग तरीके अपनाए हैं, उन्होंने पैसा बचाया है, सरकार से टैक्स छुपाया है। तो ये सब कुछ यहाँ पे रिसेंटली इनका चिट्टा खोल दिया गया था इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू। इंडियन एक्सप्रेस, द गार्डियन और भी यहाँ पे कुछ ग्रुप्स थे, उन्होंने मिलकर ऊबर फाइल्स का चिट्टा खोला। इसी में यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया किल स्विच का, क्योंकि जब यहाँ पर पूरी की पूरी इनकी डिटेल्स निकाली गई तो कुछ इंटरनली ऊबर के लोगों ने मैसेज कर रखा था। क्या मैसेज निकल के आया है कि ये लोग किल स्विच का यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से जो किल स्विच वर्ड है ना ये यूज़ में आया, इस वजह से न्यूज़ में आ गया किल स्विच वर्ड। अब ये होता क्या है, काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं डिटेल से बता दूंगा क्योंकि हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं एमसीक्यूज़ के थ्रू। तो किल स्विच यहाँ पे रिसेंटली न्यूज़ में था। बताओ सर किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑप्शन ए बोलता है ये एक मैकेनिज्म, एक तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डिवाइस को शट डाउन कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। मान लो आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर है, ठीक है, उसको शट डाउन किया जा सकता है, या फिर मतलब उसको शट डाउन किया जा सकता है किल स्विच के माध्यम से। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है किल स्विच यहाँ पे एक मैकेनिज्म है जो कि क्या करेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को काउंटर करने में मदद करेगा। फिर तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है किल स्विच बेसिकली क्या है, एक बैटलफील्ड स्ट्रैटेजी है तालिबान ने जो कि इस्तेमाल करी थी काबुल को कब्जाने के लिए। वाह क्या स्टेटमेंट आया है। उसके बाद चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, किल स्विच बेसिकली एक एंटी कोलिशन डिवाइस है। एंटी कोलिशन डिवाइस का मतलब यह है कि एक ऐसा डिवाइस जो कि कार के एक्सीडेंट्स को रोकेगा। है ना एक यूनिक सा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। चलो इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो किल स्विच बेसिकली एक मैकेनिज्म है जिससे हम अपने डिवाइसेस को शट डाउन कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं या वहाँ का डेटा डायरेक्टली उड़ा सकते हैं। तो ये किल स्विच देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा लॉजिक लग रहा होगा ऊबर फाइल्स को लेकर तो आप लोग समझ गए होंगे कि हाँ किल स्विच किस चीज़ से रिलेटेड है। चलो अब मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ इसके बारे में। ये केस क्या था पूरा का पूरा। रिसेंटली क्या होता है, ऊबर फाइल्स रिवील की जाती हैं। ऊबर की जो कंपनी के अंदर के कुछ लोग होते हैं वो यहाँ पे ऊबर की डिटेल्स दे देते हैं बाहर। ये बाहर द गार्डियन के पास आती है, द गार्डियन जो अखबार है उसके पास में ये सारी डिटेल्स आती हैं। और उस डिटेल्स के अंदर ये वर्ड यूज़ किया गया किल स्विचेस, कि ऊबर फाइल्स ने सब जगह पर किल स्विचेस को डिप्लॉय कर रखा है और ये इसी किल स्विचेस का इस्तेमाल करता है ताकि अपने डेटा को डिस्ट्रॉय कर सके। अब इसका मतलब क्या है, देखो ऊबर फाइल ने मान लो कोई घोटाला किया, अब उसके हेडक्वार्टर मान लो उसका एक ऑफिस है इंडिया के अंदर, उसमें छापा पड़ा, पुलिस वाले गए। अब पुलिस वाले यहाँ पे गए तो डायरेक्टली यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उस हेडक्वार्टर के लोगों से डेटा मांगा, जल्दी से भाई अपने लैपटॉप खोलो, अपने कंप्यूटर खोलो, लाओ हमें फटाफट डेटा दो ऊबर का, हम चेक करेंगे। तो होगा क्या, जो ऊबर का डेटा जैसे ही देखने का स्टार्ट करेंगे, ये उधर से जो मेन हेडक्वार्टर इनका देखने को मिलता है वहाँ से किल स्विच कर देंगे, किल स्विच बटन दबा देंगे। और जैसे ही किल स्विच बटन दबेगा, यहाँ पे इस हेडक्वार्टर से जितना भी डेटा होगा कंप्यूटर के अंदर वो सब खत्म हो जाएगा, वो सब उड़ जाएगा, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यानी कि पुलिस वालों को कोई भी डिटेल्स नहीं मिलने वाली ऊबर फाइल्स के डेटा को लेकर। ये बेसिकली किल स्विच आया है। तो अर्बन जो ये अर्बन कह रहा हूँ, ऊबर है ये इसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, किल स्विच का यूज़ कर रहा है। कहीं पर भी छापा पड़ता है तो फिर ये अपने डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता है, अपना डेटा किसी के हाथ लगने नहीं देता है। ये चीज़ें यहाँ पर इस फाइल ने बताई हैं। तो बेसिकली क्या है ये, आप लोग समझ गए हो, एक मैकेनिज्म है। इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, इससे अपने डिवाइस को डिसेबल कर सकते हैं, प्रोग्राम को डिसेबल कर सकते हैं, उसको शट डाउन कर सकते हैं। अब होगा क्या, ये बेसिकली आप कह सकते हो कि जो डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एक सॉफ्टवेयर बेस्ड आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इससे यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑब्वियसली बात है, जो ऊबर है वो अपना डेटा को छुपा रहा है हमारे देश से, अब छुपा लेता है तो हम लोग को यहाँ पे कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है। बट अब हम लोग को ये कॉन्सेप्ट पता चल चुका है किल स्विचेस का, कि हाँ किल स्विचेस का भी इस्तेमाल हो रहा है ऊबर के थ्रू। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये यूनिक सा था, अपने पास में नोट डाउन करके रखना, क्योंकि ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है और हम लोग यहाँ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। अब देखो, जो ये रिपोर्ट आई थी रिसेंटली ऊबर फाइल्स को लेकर, इसने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ बताया। आपको पता होगा ऊबर 2013 में भारत के अंदर आया,
लगातार काम किया और 2014 में ही यहाँ पे एक केस निकल कर आ गया था कि उबर के अंदर, उस टैक्सी के अंदर, उस कैब में एक ड्राइवर ने एक लड़की का रेप कर दिया था दिल्ली के अंदर। अब पता है ये जो रेप हुआ है इस चीज़ को लेकर भी सारी बातें इसके उबर फाइल के अंदर बताई गई हैं। और उबर फाइल के अंदर जो इसके बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल लोग हैं, उनका क्या कहना है कि जो रेप हुआ है इसमें उबर की गलती नहीं है, सारा का सारा इल्ज़ाम भारत की सरकार के ऊपर डाल दो। ऐसी चीज़ें यहाँ पे उबर की साइड से देखने को मिली हैं। उसके बाद में उबर ने क्या किया है, बहुत सारा टैक्स बचाया है, अलग अलग टैक्स को लेकर वॉयलेशंस करे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और ये लोग यहाँ पे इंडिया के अंदर अपना पूरा ऑपरेशन चला रहे हैं। कहाँ से? एक नीदरलैंड हेडक्वार्टर से। तो नीदरलैंड के अंदर अपना एक हेडक्वार्टर बना रखा है, वहीं से ऑपरेशन चला रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये देख सकते हो इस प्रकार से चीज़ें निकल कर आई हैं उबर फाइल्स को लेकर। प्लस काफ़ी सारा डेटा ये इंडिया से छुपा रहा है, ये चीज़ें भी हम लोगों ने देखी हैं। तो आई होप आप लोगों को एक क्लैरिटी मिली है। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल था, मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन सोचा यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाए, एक अच्छा टॉपिक है। तो उबर क्या है ये आप लोगों ने समझ लिया, इसके बारे में बता दिया है उबर के बारे में, इसके सीईओ, हेडक्वार्टर वगैरह। इसका हेडक्वार्टर वैसे आपको सैन फ्रांसिस्को के अंदर देखने को मिल जाता है। आगे आते हैं, क्या ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं? बिल्कुल पूछे जाते हैं। साल 2018 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? उस समय कुछ टर्म चर्चा में होंगी, जैसे आज किल स्विच चर्चा में है, उस समय क्या चर्चा में होगा? वनाक्राय, पेटिया, एटर्नल ब्लू, ये चीज़ें चर्चा में होंगी। तो बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन तैयार किया गया आपका। जैसे यहाँ पे बोला गया ये जो चीज़ें हैं ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलती हैं, ये किस चीज़ से संबंधित हैं? तो ये क्या है बेसिकली? ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं साइबर अटैक। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर आप देखो एक और क्वेश्चन, साल 2016 में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था, व्हाट इज ग्रीज्ड लाइटनिंग 10 यानी GL10 जो रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है वो क्या है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा, सोलर पावर 2-सीटर एयरक्राफ्ट डिजाइन बाय जापान, ऑप्शन सी, स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च बाय चाइना, रीयूजेबल रॉकेट डिजाइन बाय इसरो, है ना। सिमिलर सा क्वेश्चन है ना, तो मतलब वही चीज़ है कि यहाँ प्रीलिम्स के पैटर्न के बेस्ड ऊपर आपको तैयारी करवाई जा रही है। तो ये जो GL10 है ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ठीक है सर। ये था क्या? तो ये बेसिकली था इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। अगर आप लोग क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व कर रहे हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आपके आंसर सही आ रहे हैं, तो बहुत बहुत अच्छी बात है, वरना आप लोग धीरे धीरे यहाँ पर अच्छे से करने लगोगे डेफिनेटली, क्योंकि इस सीरीज़ को स्टार्ट करे हुए अभी कुछ ही सप्ताह हुए हैं, लगभग 2 सप्ताह हो चुके हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं इस सीरीज़ को लेकर। लोगों की डिमांड है इस सीरीज़ को यहाँ पे कभी बंद ना किया जाए, इनफैक्ट यहाँ पे अगले प्रीलिम्स तक रेगुलर रखा जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा इस सीरीज़ को और ज़्यादा अच्छा बनाया जाए और इसमें और क्वेश्चंस को ऐड किया जाए। वैसे अगर आप लोग क्वालिटी क्वेश्चंस के ऊपर काम करो, क्वेश्चंस तो मैं 20, 30, 50 भी लगा सकता हूँ, मतलब 20 भी यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप वो देखो फिर वो क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज़्यादा लोअर लेवल के हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे उसका UPSC से लेना देना कुछ बनेगा नहीं। इस वजह से यहाँ पे आपके लिए कोई क्वालिटी वाले क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं कि आप पढ़ो तो वो काम में आए, ठीक है ना। हालांकि पढ़ी हुई चीज़ सब काम में आती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप सिलेबस के बेसिस पर चलोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी यार एक चीज़ और है, अपने रिव्यू ज़रूर लिखा करो कि आपको लेक्चर जो है वो कितना ज़्यादा हेल्प कर रहा है, लेक्चर में आप लोगों ने क्या सीखा है, लेक्चर में आपको क्या अच्छा लगा है, क्या खामियां हैं, वो भी आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखनी है, ठीक है ना। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाना अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी, मैं इसको और ज़्यादा बेहतर बना पाऊँगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या बोला गया? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बारे में हमने पिछले महीने द हिंदू के अंदर डिस्कशन किया था। तो पिछले महीने मतलब अभी चर्चा में नहीं है, अभी भी चर्चा में। क्यों? क्योंकि इंडिया और बेलारूस के रिलेशंस अभी चर्चा में देखने को मिल रहे हैं और इसी के कॉन्टेक्स्ट में NSG की चर्चा हुई है। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप आखिरकार होता क्या है ये हम लोग समझेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा। बट अभी क्या बोला गया, आपको यहाँ पे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप को एस्टेब्लिश किया गया था इन द वेक ऑफ अ न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया इन 1974। देखो भारत ने 1974 में अपना खुद का एक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, उसके बाद ही यहाँ पे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को बनाया गया। पहला स्टेटमेंट तो ये देखने को मिलेगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये जो ग्रुप है ये बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है कि न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरह से फैला दिया जाए, न्यूक्लियर वेपन्स को अच्छी तरीके से दुनिया भर में फैला दिया जाए। तो ये 2 स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे, बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों करेक्ट हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। और उसके करेक्ट आंसर को देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 ओनली।
दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पे गलत है। चलो डिकोड करते हैं। तो सर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या होता है, ये 4 पॉइंट्स में आपको रट जाएगा और ये 4 पॉइंट्स के अलावा ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस मत करना। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को बनाया गया था 1974 में, जब भारत ने अपना खुद का एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया उसके बेसिस पर। तो भारत एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट था, तो हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, एक एक्सप्लोजन किया 1974 में, उसी के बेसिस पर यहाँ पे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को बनाया गया था। तो इस वजह से स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट हो जाता है। अब एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड की जा सकती है। आने वाले टाइम पे क्वेश्चन अगर आता है तो एक चीज़ और ऐड हो सकती है, वो यह है कि इंडिया जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर है। तो कह देना नहीं तुम्हें नहीं पता, इंडिया जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत यहाँ पे इसका मेंबर बनना चाहता है, क्योंकि भारत को बहुत फ़ायदा मिलेगा, इसका मेंबर बनना चाहते हैं, बट अभी के टाइम पे इसका मेंबर नहीं है। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट हुआ करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज आती हैं, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे, वो सारी कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। और इन कंट्रीज़ का फोकस या फिर इन कंट्रीज़ की मांग ये है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका ज़्यादा फैलावा ना हो दुनिया भर में, न्यूक्लियर वेपन्स का ज़्यादा फैलावा ना हो, हर एक देश के पास में ये ना पहुँचे। तो नॉन प्रोलिफिकेशन के ऊपर काम करता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि ये चाहता है, इसका एम है कि इसको स्प्रेड किया जाए, तो इस वजह से यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को लेकर। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई कि इंडिया मेंबर नहीं है, बट इंडिया मेंबर बनना चाहता है। अच्छा, साल 2008 से हम लोग चाहते हैं कि इसका मेंबर बन जाए, ऐसा क्यों? हम लोगों ने पुश भी किया यूएस को कि भाई हमें मेंबर बनाना दो एनएसजी का, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने मेंबर बनने दिया। खासकर चाइना एक ऐसा देश बनकर आया जिसने इंडिया को मेंबर नहीं बनने दिया। उसके बाद आप देखोगे एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत क्यों बनना चाहता है, इसके पीछे का कारण है। कारण यहाँ पर यह है कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली एक न्यूक्लियर कंट्री देखने को मिलते हैं, हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन्स देखने को मिलेंगे। तो हम लोग अपने इस न्यूक्लियर मटेरियल के बिजनेस को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर पाएंगे, न्यूक्लियर मटेरियल के बिजनेस को हम लोग इंक्रीज़ कर पाएंगे, ठीक है ना। इन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सपोर्ट वगैरह कर पाएंगे छोटी छोटी कंट्रीज़ को, जो मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स की बात की जा रही है, वेपन्स की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी एक्सपोर्ट वगैरह की जाएंगी, इससे हमारी कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह बढ़ेगी, क्योंकि ये जो काम है ना ये सिर्फ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स ही कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इससे यहाँ पे डेफिनेटली भारत के खासकर इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, इसीलिए ये काम किया जा रहा है। चलो आगे आते हैं फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा नहीं, क्या ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जैसा अभी हमने डिस्कस किया? देखो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। यहाँ पे 2016 का क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पैटर्न ऐसा ही रहा है। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बारे में आपको पढ़ाया, ऐसे उस समय न्यू डेवलपमेंट बैंक को लेकर पूछ लिया गया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेटअप किया गया है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के थ्रू। दूसरा बोला गया जो हेडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का वो शंघाई में है। और बिल्कुल सिमिलर ऑप्शन भी हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों करेक्ट हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा करेक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी 2 ओनली। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इसका जो हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, सॉरी न्यू डेवलपमेंट बैंक का, वो आपको शंघाई में देखने को मिलेगा। लेकिन ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन में क्या बोला गया? न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेटअप किया गया है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के थ्रू, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को फॉर्म किया गया है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के थ्रू, ब्रिक्स कंट्रीज़ के थ्रू। क्लियर हो गया? तो इस वजह से स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हुआ और दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगले क्वेश्चन में चर्चा की गई है मिशन इंद्रधनुष के बारे में। तो आप कहोगे सर फिर से क्वेश्चन लिया है, एक बार हमने डिस्कस कर लिया है। नहीं, वो मिशन इंद्रधनुष था। इस क्वेश्चन को देखो सही से, यह है मिशन इंद्रधनुष 4.0। दोनों में फ़र्क है। अभी ये चर्चा में आ चुका है। मिशन इंद्रधनुष 2 दिन पहले चर्चा में था, 4.0 अभी चर्चा में। तो एक क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो क्या जा रहा है, कोई क्वेश्चन आएगा तो आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 इज आर करेक्ट। तो मिशन इंद्रधनुष 4.0 के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए, इसको लॉन्च किया गया था नीति आयोग के थ्रू। ऑप्शन बी, एक लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है पूरे दुनिया भर का। या फिर ऑप्शन 3, ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाता है 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ को लेकर, यानी कुछ ऐसी 12 बीमारियां हैं जिनको वैक्सीन से ठीक किया जा सकता है, तो इसके अगेंस्ट में वैक्सीनेशन को प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही साथ कोविड-19 वायरस को लेकर भी यहाँ पर ये वैक्सीनेशन को देता है। तो ये 3 स्टेटमेंट हो गए। अब बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 2 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2 and 3।
ऐसे ऑप्शन देख देख के आपका दिमाग जो है इसमें सेट हो गया होगा, काफ़ी दिनों से आप लोग ऐसी ऑप्शन देख रहे हो, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, चलो देखते हैं। वैसे कोशिश करना इसका करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दे पाओ। इसका करेक्ट आंसर आपको 2 ओनली देखने को मिलेगा, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, सॉरी तीसरा स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। तो मिशन इंद्रधनुष 4.0 क्या है, आओ देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये एक इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के थ्रू लाया गया है, ना कि नीति आयोग के थ्रू। पहली चीज़, नीति आयोग का कोई रोल नहीं है, इस वजह से स्टेटमेंट गलत हुआ, तो इस वजह से स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हुआ। दूसरा पॉइंट, जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है, ये एक लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है दुनिया भर का, पूरे दुनिया का एक ऐसा बड़ा सा प्रोग्राम है जहां पर हम लोग प्रेग्नेंट विमेन और बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाने के बारे में चर्चा करते हैं। दैट इज़ वाई स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो द करेक्ट। अब यहाँ पे तीसरे स्टेटमेंट को देखो। तीसरे स्टेटमेंट में बोला गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा होते हुए ये क्या करता है, ये वैक्सीनेशन को प्रोवाइड करवाता है। वैक्सीनेशन को प्रोवाइड करवाता है 12 प्रिवेंटेबल डिजीज़ के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे क्या बोला गया, बिल्कुल मिशन इंद्रधनुष, यहाँ पे 12 कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसको वैक्सीन से ठीक किया जा सकता है, तो इन बीमारियों के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन को प्रोवाइड करवाता है। तो आप कहोगे सर ये चीज़ तो यहाँ पे लिखी हुई थी, तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है। तो थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ तक तो चीज़ें सही हैं कि हाँ बिल्कुल 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ को लेकर वैक्सीनेशन देता है, लेकिन जो कोविड-19 वायरस यहाँ पे इंक्लूड है ये पॉइंट गलत है। कोविड-19 वायरस को लेकर ये कोई काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ 12 अलग अलग प्रिवेंटेबल डिजीज़ को लेकर काम करता है। इस वजह से यहाँ पर स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट है। तो आप देखो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन तैयार हो गया है। आगे आते हैं अब देखो हम लोग थोड़ा मिशन इंद्रधनुष के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं तो ये भी कवर होना चाहिए। इस पर्टिकुलर मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया था ताकि हम लोग क्या कर सकें, इम्यूनाइज कर सकें, लोगों की इम्यूनिटी को डेवलप कर सकें। लगभग 89 लाख से ज़्यादा चिल्ड्रंस को हम लोगों ने यहाँ पर इनकी इम्यूनिटी को डेवलप किया है वैक्सीनेशंस प्रोवाइड करवा के, और 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ को लेकर ये वैक्सीन देता है, यानी कि 12 ऐसी बीमारियाँ जिसको वैक्सीन से ठीक किया जा सकता है, तो उन बीमारियों को ठीक करने के लिए वैक्सीनेशन देता है। वो 12 बीमारियाँ कौन कौन सी हैं, तो वह डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, टीटनेस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंगिटिस, न्यूमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, टाइप बी इन्फेक्शन, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, रोटावायरस वैक्सीने, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन और मीजल्स रुबेला। तो ये 12 प्रिवेंटेबल डिजीज़ आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो मिशन इंद्रधनुष क्या है समझ गए, आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब देखो मिशन इंद्रधनुष को वैसे लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2017 के अंदर में, फिर इसके बाद इसका 2.0 आया, फिर 3.0 आया। 3.0 क्यों लेकर आए थे हम लोग, 3.0 इसलिए लेकर आए क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी महिलाएं जिनको 2020 में वैक्सीनेशन नहीं मिल पाया है, हम लोग उनको भी वैक्सीनेशन दे दें। और अब 4.0 भी आ चुका है। जो 4.0 को लेकर आया गया वो फरवरी 2022 में लेकर आया गया, ताकि हम लोग और बहुत सारे बच्चे जो कि पहले छूट चुके हैं कोरोना की वजह से, इन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लग पाया है, तो उनको वैक्सीन दिया जा सके, ठीक है ना। तो मिशन इंद्रधनुष 4.0 भी आपका कवर हो गया है। क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था साल 2016 में। साल 2016 में बस खाली सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया है सरकार के थ्रू, किस चीज़ के लिए। ऑप्शन ए इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वेमेन, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मार्ट सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री। वैसे हम काफ़ी बार ये वाले पीवाईक्यू को कवर कर चुके हैं, तो इसका ऑप्शन वे जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1। तो चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वेमेन को इम्यूनाइज करने के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया था। तो काफ़ी सारे पीवाईक्यू तो ऐसे हो गए होंगे जो कि आपको रट गए होंगे, आप लोग समझ रहे होंगे इस वीडियो से कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हुए आते हैं और कैसे हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पे चर्चा की गई है सोडियम आयन बैटरी के बारे में। तो डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन ने यहाँ पर सोडियम आयन बैटरी के बारे में चर्चा की है। बोला जाता है कि लिथियम आयन बैटरी से काफ़ी अच्छी है सोडियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी कौन सी होती है, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन में है, आपके लैपटॉप में है, वो सब आज के टाइम पर हम लोग लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया जा रहा है, वो है सोडियम आयन बैटरी। तो विद रेफरेंस टू द सोडियम आयन बैटरी आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है सोडियम आयन बैटरी जो है एनर्जी डेंस है, इसमें बहुत एनर्जी मिलेगी, प्लस आग लगने के कोई चांस नहीं है, और आराम से यहाँ पे ये ऑपरेट करेगा, और आप कह सकते हो ठंडे टेम्परेचर के अंदर ही बहुत आराम से ये ऑपरेट करता हुआ जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि सोडियम आयन बैटरी बहुत ज़्यादा सस्ती देखने को मिलेगी देन लिथियम, यानी जो लिथियम आयन बैटरी है उसके कंपैरिजन में सोडियम काफ़ी सस्ती है। तीसरा स्टेटमेंट देखने को मिलेगा
सोडियम आयन बैटरी मोर लाइकली टू कॉज फायर्स देन लिथियम आयन बैटरी, यानी कि लिथियम आयन बैटरी से जो तुरंत आग लग जाती हैं, फट जाती है वो बैटरी, उससे ज़्यादा केसेस सोडियम आयन बैटरी के देखने को मिलते हैं। तो 3 स्टेटमेंट दिए गए, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन ए बोलता है 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों करेक्ट हैं। अब इसके आंसर को डिकोड करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 एंड 2। तो ऑप्शन 1 और 2 ये दोनों सोडियम आयन बैटरी के संबंध में बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन थर्ड जो है वो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। और थोड़ा सा इसको भी देखते हैं डिटेल से, आखिरकार होती क्या है सोडियम आयन बैटरी। तो सोडियम आयन बैटरी भी यहाँ पर रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, इनको हम लोग वापस से रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन लिथियम आयन बैटरीज काफ़ी सारी ऐसी होती है जिनको रिचार्ज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। अब देखो सोडियम आयन बैटरी बहुत सस्ती होती है प्रोडक्शन के लिए, यानी कि बहुत आराम से जितने में लिथियम आयन बैटरी प्रोड्यूस हो रही है उससे कई गुना कम दाम में हम लोग सोडियम आयन बैटरी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस वजह से आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है, क्योंकि ये सस्ते दाम में प्रोड्यूस की जा सकती है। फिर उसके बाद में एनर्जी डेंस होती है, एनर्जी भरपूर मात्रा में मिलेगी, आग लगने के चांसेस कम होते हैं, और कोल्डर टेम्परेचर, ठंडे टेम्परेचर में भी अच्छे से परफॉर्म करती है। दैट इज़ वाई जो स्टेटमेंट 1 है वो भी करेक्ट हो जाता है, जैसा यहाँ पर मैंशनड है। फिर उसके बाद में जो सोडियम आयन बैटरी होती है ना, इसके अंदर एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होती है जब आप इसको कंपेयर करोगे लिथियम आयन से। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी हम लोग सोडियम आयन बैटरी का यूज़ कर सकते हैं। सोडियम आयन बैटरीज क्या होती हैं आप लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं कि भाई सोडियम आयन बैटरी को लेकर आया जा रहा है ताकि लिथियम आयन वाली को हटाया जा सके। ऐसा क्यों? क्या लिथियम आयन वाली बैटरी जो हम आज के टाइम पर यूज़ करते हैं इसमें कोई दिक्कतें हैं क्या? हाँ, इससे संबंधित कुछ इश्यूज़ हैं। जैसा पहला इशू क्या है, लो लिथियम आयन एक्सट्रैक्शन है, यानी लिथियम आयन को जब हम लोग एक तरीके से निकालते हैं तो इससे यहाँ पे मतलब माइनिंग वगैरह की जाती है, खुदाई की जाती है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या करता है, ये एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे ये बहुत सारे केमिकल्स को रिलीज़ करता है, हमारे रिवर्स के अंदर, नदियों के अंदर केमिकल्स वगैरह रिलीज़ करता है, जैसा मैंने आपको बताया। प्लस ये नॉन रीयूजेबल है, एक बार यूज़ करने के बाद में चार्जिंग ख़त्म, फेंको। अब यहाँ पर आप इसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते, और रिसाइकल प्रोसेस अगर इसको वापस से रिसाइकल करना है तो वो भी बहुत महंगा पड़ जाता है। तो ये कुछ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं लिथियम आयन बैटरी के संबंध में। क्लियर हुआ। तो इसी वजह से सोडियम आयन बैटरी काफ़ी अच्छी मानी जा रही है एज़ कम्पेयर टू द लिथियम आयन। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन भी मिल चुका है। तो सोडियम आयन के बेनिफिट्स क्या हैं ये ऑलरेडी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। आगे आते हैं, अब हम लोग अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग, अच्छा ये आपका कल वाला क्वेश्चन है। तो कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर आज कौन सा क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो कल आपसे पूछा गया था गोलन हाइट्स रिसेंटली न्यूज़ में है, ये कौन से कंट्री में देखने को मिलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, दैट इज़ इजराइल। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। जो गोलन हाइट है बेसिकली यहाँ पर ये एक बॉर्डर रीजन देखने को मिल जाता है सीरिया इजराइल के आसपास के बीच का। तो यहाँ पे आप देखोगे सीरिया हो गया, इधर इजराइल हो गया, बीच में यहाँ पे गोलन हाइट्स देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। इस गोलन हाइट को 1967 के अंदर इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था। अब आपका क्वेश्चन आता है प्रैक्टिस वाला। तो आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा है। देखो इस क्वेश्चन को द हिंदू के अंदर कवर किया गया है, आज के ही न्यूज़पेपर के अंदर, सॉरी कल के न्यूज़पेपर के अंदर ए टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर एक आर्टिकल आया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। तो उसी के संबंध में एक क्वेश्चन रेडी किया गया। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? इन चारों देशों में से कौन सा एक ऐसा देश है जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है? ऑप्शन ए तजिकिस्तान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी उज़्बेकिस्तान, या फिर ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। चलो फटाफट इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दे दो। बाकी पीडीएफ के अंदर मैंने इसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा रखा है, वहाँ से भी आप लोग अगर नहीं देख पाते हो तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। वैसे सभी लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। और मेक श्योर करना अपना रिव्यू वीडियो के रिस्पॉन्स में ज़रूर लिख कर जाना।